हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज के अपने लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर 2 बीकॉम के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट से क्या समझ में आ रहा है? क्या है ये सब्जेक्ट और क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, क्लास 11 12 में पढ़ा था। सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। तो जब हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं तो कई तरह की अकाउंटिंग होती है। एक जो पॉपुलरली हम लोग जानते हैं अकाउंटेंसी के नाम से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, तो वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच वी ऑलरेडी नो, विच वी हैव स्टडीड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंस की अकाउंटिंग करना, ठीक है। अकाउंटिंग बेसिकली बोलते हैं रिकॉर्ड करने को। अकाउंटिंग मींस बेसिकली रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं कैसे, यही हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पर ये जो सब्जेक्ट है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। ये अकाउंटिंग तो है पर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसलिए सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि ये अकाउंटिंग की एक अलग ब्रांच है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वी स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना, लेजर अकाउंट, फाइनल अकाउंट। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, जो भी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब बिजनेस में अलग अलग तरह के कॉस्ट लगते हैं, उनका रिकॉर्ड, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। अब कॉस्ट मतलब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है अपने फैक्ट्री में, ऐसे इंडस्ट्री में ये ज्यादा फॉलो किया जाता है, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। नो, कॉस्ट कैलकुलेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है, साथ ही साथ हम लोग कॉस्ट का एस्टिमेशन भी करते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सेम, जो हमारे डेटा है, जो कॉस्ट के फिगर्स है, एस्टिमेशन है, इसके बेसिस पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली में कोई अकाउंटिंग नहीं है, ये बस एक नाम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। देखो, बिजनेस का जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? बिजनेस के डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट जब हम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे स्कूल में तो हमें पता था टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। जब हम लोग किसी कंपनी में किसी कंपनी में प्रैक्टिकली जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे वर्चुअली ऑनलाइन क्लास में देख रहे हो या फिर वर्चुअल मोड में, रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हो, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट क्लास है, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं आपके साथ नहीं हूं, बिल्कुल आप शांति से सुनो, समझो, आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान से सुनना है। तो मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनी, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एक परचेज का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट, एक लीगल डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, फाइनेंस, समझ में आ रहा है ना, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशनल मैनेजर। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और वो मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं।
फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड उससे रिलेटेड डिसीजन लेगा, परचेस से रिलेटेड डिसीजन परचेस मैनेजर लेगा, सेल्स से रिलेटेड डिसीजन सेल्स मैनेजर लेगा। तो मैनेजमेंट का काम या मैनेजर का काम होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजर का मेन काम क्या है? डिसीजन लेना, अपने फील्ड से अपने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब डिसीजन वो वैसे तो नहीं ले सकते रैंडमली जो मन में आएगा, डिसीजन लिए जाते हैं किसी डेटा के बेसिस पे, रिकॉर्ड के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो इसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस में कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो हमें कॉस्ट रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कॉस्ट को एस्टिमेट करना पड़ता है, और फिर वो सारे रिकॉर्ड और डेटा के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज बेसिकली अबाउट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, तीसरा हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। तो ये सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे ना, ये इसी तरह के सब्जेक्ट होंगे, इसी तरह के टॉपिक्स होंगे, सारे चैप्टर इसी तरह के होंगे, जिसमें हम लोग या तो कॉस्ट का कैलकुलेशन सीखेंगे, या तो कॉस्ट का एस्टिमेशन सीखेंगे, या फिर हम लोग ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेता है। आपके बीकॉम का जो सिलेबस है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पूरे टॉपिक को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 जो कि सेमेस्टर 2 में है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 जो कि सेमेस्टर 4 में है। तो आप लोग अभी सेमेस्टर 2 में हो, आपके पास जो सब्जेक्ट है अभी प्रैक्टिकल वो क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में कुछ फंडामेंटल बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको पहले पढ़ने हैं, जिसमें आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन, एस्टिमेशन या फिर मैनेजमेंट डिसीजन सीखना है, और इसी का एडवांस वर्जन और जो थोड़ा डीपर चैप्टर्स है वो आपको सेमेस्टर 4 में मिलेगा। तो ये हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, अच्छा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट का नाम हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, ठीक है। मैं यहां पर थ्योरेटिकल, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, मेरी जो क्लास होगी ये बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास होगी, यानी मैं अपने क्लास में थ्योरीज पे फोकस कम करूंगा, नोट्स में उतना ही लिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नोट डाउन मैं नहीं करूंगा, ना आपको करने की जरूरत है। मैं जो लिखूंगा, जो लिखवाऊंगा, उतना ही आपको भी अपने कॉपी में लिखना है, और उतना ही आपके लिए काम का, उतना ही रेलेवेंट है, और उतना ही आपको एग्जाम में करके जाना है। जितनी चीजें मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, अगर आप अच्छे से समझ के करके जाते हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट के दम पे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, दिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहां पर थोड़ा सा एक दो चीज लिख लेते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ, किस चीज से डील करती है ये जो सब्जेक्ट है? कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। यानी इस सब्जेक्ट में हमारे जो भी टॉपिक्स और चैप्टर्स होंगे वो इन्हीं तीन चीजों को फोकस करके बनाए गए हैं। किसी टॉपिक में हम लोग या तो कॉस्ट का कैलकुलेशन सीखेंगे, किसी में कॉस्ट का एस्टिमेशन सीखेंगे, या फिर मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कॉस्ट शीट। अब चैप्टर का नाम लिखना, चैप्टर 1, स्ट्रेट अवे चैप्टर पे जा रहे हैं। चैप्टर 1 कॉस्ट शीट। एक फ्रेश पेज में या फिर जहां भी आपको ठीक लगे एक ये हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट। इसी चैप्टर को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। सेम चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। अब एक चीज ध्यान से समझना, हम लोग बचपन में जब स्कूल में थे तो हम लोगों ने इसी तरह का एक चीज पढ़ा था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते थे? बैलेंस शीट में हम लोग ये देखते थे कि एक स्टेटमेंट होता था
जिसमें एक साइड में हम लोग बिजनेस के सारे एसेट्स को लिखते थे और एक साइड में क्या लिखते थे, बिजनेस के सारे लायबिलिटीज को लिखते थे, और वहां पर दोनों को हम लोग बैलेंस करवा देते थे। इस तरह का एक स्टेटमेंट को हम लोग नाम देते थे बैलेंस शीट का। ये कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट भी अगेन एक स्टेटमेंट है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो सब्जेक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स नहीं है। फिर से मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है ये प्रैक्टिकल है या अकाउंट से, क्योंकि इसका नाम में अकाउंटिंग है तो ये रिलेटेड है अकाउंट से, नो, इट इज नोवेयर रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन अकाउंटेंसी इन क्लास 11, 12 और सेमेस्टर 1, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। इसमें नाम में बस अकाउंटिंग है, अकाउंट्स का कोई रूल यहाँ पर ऐसे काम नहीं आने वाला है। तो अगर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, 11, 12 में आपने अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा, सेमेस्टर 1 में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में। अगर आप अकाउंट्स में कमजोर थे, स्कूल में 11, 12 में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, सेमेस्टर 1 में भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, इसका कोई नुकसान भी नहीं है इस सब्जेक्ट में। मतलब आपका अकाउंटिंग का बेस एग्जैक्टली कैसा है, अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है, जो भी है जैसा भी है, इस सब्जेक्ट में उसका कोई फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। यानी कोई भी स्टूडेंट अगर अभी से इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझता है और पढ़ता है तो बिना उसका अकाउंट्स का किसी भी बेसिक का वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर अकाउंट्स में वीक है तो यहां पर उसका मार्क्स नहीं उठेगा। तो ये बिल्कुल जैसे मेरे पास जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने के लिए आता है तो मैं एकदम स्क्रैच से समझाता हूँ, ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल मैं वैसे ही समझाऊंगा, एक एक चीजों को डिटेल में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान समझना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं ना, इन लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इनपुट बेसिकली क्या होता है, इनपुट में हम लोग दो तरह के चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल और एक होता है डायरेक्ट लेबर। मटेरियल का मतलब जिस चीज से हम लोग बनाएंगे आउटपुट, और लेबर मतलब जो पर्सन आउटपुट बनाएगा, है ना, अपने आप तो बनेगा नहीं। तो इन दो चीजों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर चुका हूं, सारे लोग वीडियो मोड पे भी अब आप लोग ध्यान देंगे। नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में हम लोग कॉस्ट के कैलकुलेशन और एस्टिमेशन को ध्यान देते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कॉस्ट इंकर करना पड़ता है, इनपुट लगता है, इनपुट तो फ्री में नहीं आता। तो मेन इनपुट क्या होती है, मेन इनपुट होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल मतलब जिस चीज से हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, और लेबर का मतलब क्या होता है, जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा उसका लेबर कॉस्ट यानी वेजेस, ठीक है। ये दो मेन चीजें हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के खर्चे लगते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल और लेबर से ही प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप लोग बोलेंगे सर ये तो मुझे पता है, अकाउंट्स में भी पढ़े थे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, सेम चीज है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अपने इस सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। तो एक टर्म याद रखना है, क्योंकि आने वाले क्लास में अब मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के टर्म्स में अपने को समझना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक टर्म मिलेगा ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो कॉस्ट लग रहा है पर वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, अदरवाइज वो लग रहा है, इसको बोलते हैं ओवरहेड। अब ओवरहेड भी कई तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कई तरह के होते हैं। कुछ कॉस्ट हमारे फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं, उनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ऑफिस में लग रहे हैं तो उनको ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं, या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लग रहे हैं तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये भी अलग अलग चीजों के लिए हम लोग इंकर करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट वी नॉर्मली क्लासिफाई 3 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और 3 टाइप ऑफ ओवरहेड्स। एक क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो सेल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है।
ये सारे अलग अलग इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। तो पहले हमने क्या बात किया, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखना, कोई रनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो रिलेवेंट है मैं खुद ही लिखवा दूंगा। तो अब ध्यान से देखना, कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं एंड कैलकुलेशन। ध्यान से सुनना, कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन। ये कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग इस सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में कॉस्टिंग बोलूंगा, पूरा नाम हमारे सब्जेक्ट का क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन मैं बोलूंगा कॉस्टिंग, आप लोग समझ जाना। तो अपने इस सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को ना एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइम, प्राइम मतलब मेन, है ना, मुख्य, जैसे समझ में आ रहा है, प्राइम कॉस्ट इट्स अ वेरी वाइटल कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट को इसलिए बोला जाता है प्राइम कॉस्ट क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। किसी भी चीज को बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट लगेंगे ही लगेंगे, इसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर नहीं पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, एनी कमोडिटी, एनी आउटपुट, वी हैव टू इंकर डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट किस चीज से मिलकर बनता है, इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ थ्री थिंग्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस, या मैं डायरेक्ट लेबर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस बातें की है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीन चीजें बेसिकली होती है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन चीजों को मिलाकर क्या बनता है हमारा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा हमारे कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब्जेक्ट कॉस्टिंग में हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ये टर्म आपको याद रखना है, जैसे जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ते थे, अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स आपने सीखे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, है ना, डेटर, क्रेडिटर। इसी तरह से कॉस्टिंग में अपना कुछ कुछ नया नया टर्म्स आपको मिलेगा। तो ये है ओवरहेड। अब इस ओवरहेड में फर्दर क्लासिफिकेशन है। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट के अलावा जो अदर कॉस्ट हम लोग इंकर कर रहे हैं। अब यहां पर ओवरहेड भी कई तरह के होते हैं। एक सबसे पहला क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, थर्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 एलिमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एज द नेम सजेस्ट, हम लोग आराम से वी कैन मेक आउट द मीनिंग ऑफ ऑल दिस ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इंप्लाइज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred within the factory premises। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चे हो रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं। एकदम सिंपल है। ये सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। ये सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट ऐड करते तो हमें मिलता है सेल्स। तुम लोग बोलोगे सर समझ में आ गया,
ये तो बिल्कुल वैसे ही है, फाइनल अकाउंट जैसा अकाउंट्स में पढ़ते थे, सारा खर्चा है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे, सेल्स मिलता था, वहां पर हम लोग फाइनल अकाउंट में भी तो यही करते थे ना, सेल में से सारा खर्चा माइनस करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट आता था, यही करते थे। अब यही चीज यहां पर हम लोग अलग तरीके से करेंगे। तो देखो यहां पर पहले इस चीज के बारे में एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। हम लोग अकाउंट्स में ना फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर पढ़े। फाइनल अकाउंट बेसिकली क्यों बनाया जाता था, हमें पता है फाइनल अकाउंट हम लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाते थे हर साल। उसका एक सोल मोटिव था प्रॉफिट कैलकुलेट करना, पूरे साल में जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, यही कैलकुलेट करना था। इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट कैलकुलेशन करते थे। तो जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग अकाउंट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, वीडियो क्लास आप भी ध्यान से सुनो। जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स में कर रहे हैं फाइनल अकाउंट बना के, फिर यहां पर कॉस्ट शीट बनाने की क्या जरूरत है। ऑलरेडी हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, वी ऑल नो दैट, है ना। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग के अंदर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम जो है क्रेडिट में लिखते हैं। फिर जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं वहां पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम आता है। तो ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब तो लेकर हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वहां मिल जाता है हमें। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट वगैरह सब कुछ तो है ही, सेल्स भी पता है हमें, ट्रेडिंग में हम लोग वहां भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां तो जब फाइनल अकाउंट बना के ये सारा फिगर हमें मिल जाता है, फिर कॉस्ट शीट बनाने का अलग से क्या पर्पस है, ये फिर से क्यों बना रहे हैं। तो बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बात पता है और टीचर्स भी नॉर्मली ये बताते नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से रटाते हैं या फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ाते हैं, और बच्चे भी उसी तरीके से फॉर्मेट को रट के पढ़ते हैं। पर एक्चुअली में मैं बताऊं कॉस्ट शीट का मेन रिलेवेंस क्या है। पहला रिलेवेंस ये है कि ये कॉस्ट शीट जो प्रिपेयर करता है वो बंदा अलग होता है, वो डिपार्टमेंट अलग होता है। फाइनल अकाउंट जो बनाता है वो बंदा अलग होता है और वो डिपार्टमेंट अलग होता है। फाइनल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंस की जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस की जो टीम है, उनके लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करते हैं, वो लोग बनाते हैं सारा फाइनेंशियल डेटा लेके, वो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेडी करते हैं, वो लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो लोग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वो निकालते हैं। दैट इज अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस का जो काम कर रहा है, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग का जो काम कर रहा है, वो एक अलग ही ग्रुप है, एक अलग ही टीम है। कॉस्ट का जो काम करते हैं, जो कॉस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, वो एक अलग टीम होती है किसी भी कंपनी में। समझ में आ रहा है? ये लोग जो होते हैं ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। अब ये सारे लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग का अलग से हिसाब रखते हैं, फाइनेंस का हिसाब, ट्रांजैक्शन का हिसाब, डेबिट, क्रेडिट, एंट्री, लेजर, जर्नल, वो सब अलग जगह चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये कॉस्टिंग का जो कैलकुलेशन है, कॉस्ट का जो रिकॉर्ड है, ये अलग जगह चल रहा है, इसके लोग अलग है, इसके डिपार्टमेंट अलग है। अब सवाल ये है कि आखिर जरूरत क्या है, एक डिपार्टमेंट जब एक काम कर रहा है वहीं से डेटा मंगवा लेते हैं? जी नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंट्स में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारा हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे किया जाता है। हम लोगों ने अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर याद हो तो बचपन क्लास 11 में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने यही सीखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो हो गया, हिस्ट्री मीन्स व्हाटएवर हैज हैपेंड। तो जैसे अगर आपने 10,000 रुपीज का सेल किया, ध्यान से सुनना, आपने 10,000 रुपीज का कमोडिटीज आपने सेल किया, प्रोडक्ट आपने सेल किया, तो 10,000 का अगर आप गुड्स सेल करते हो कस्टमर को कैश में या क्रेडिट में, करने के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो कि करने के पहले? बोलो, अकाउंट्स में क्या करते हैं, सेल करने के बाद करते हैं या सेल करने के पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं? सेल करने के बाद करते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होने के बाद करते हैं, ट्रांजैक्शन होने के पहले तो नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर मान लो एक ट्रांजैक्शन हुआ, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन है, परचेस किया हमने गुड्स, सेल किया हमने गुड्स, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद फिर हम लोग उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, होने के पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्ट में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो मालूम है कैसे की जाती है? प्रोडक्शन करने के पहले कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है। अब ध्यान से समझना, सपोज आपकी बर्थडे आने वाली है और आपको आपके फ्रेंड्स को एक छोटा सा पार्टी देना है, बर्थडे ट्रीट देना है, तो आप
को कॉस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई मेरे 15-20 फ्रेंड आएंगे, अच्छे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आएंगे, तो उसे खिलाने पिलाने में, ट्रीट देने में, कहीं बाहर लेकर जाएंगे, जो भी आपका अरेंजमेंट होगा वो सब करने में कितना खर्चा आएगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका बर्थडे नेक्स्ट वीक है, कैन यू कैलकुलेट? एग्जैक्टली नॉट। आप फ्यूचर में होने वाले खर्चे को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, पर एस्टिमेट कर सकते हो। तो यू विल एस्टिमेट कि हाँ क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। अच्छा, मेरे 20 फ्रेंड्स आएंगे तो मेरे को उसके हिसाब से मान लो मेरे को एक केक बड़ा सा लेना पड़ेगा, मान लो 2 पाउंड का या जो भी, ठीक है। केक के अलावा मेरे को कुछ स्नैक्स लेने पड़ेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए होंगे, और भी मान लो कुछ डेजर्ट वगैरह अगर चाहिए होंगे, बाकी जो भी अरेंजमेंट है, कुछ डेकोरेशन होगा, कुछ म्यूजिक सिस्टम होगा, जो भी है, जो भी आपने सोचा है, वो हर एक चीज का कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। तो यू विल हैव टू एस्टिमेट इन एडवांस कि एक हफ्ते के बाद जो मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन प्लान है उसमें मेरे को क्या क्या करना है, कितने कितने खर्चे आएंगे, और ये सब के बाद आप एक बजट बनाओगे। तो ये आपका बजट मान लीजिए आपने बनाया और 20,000 रुपीज का आपका कॉस्टिंग आया कि मेरे को बर्थडे छोटा सा एक पार्टी अपने फ्रेंड्स को देने के लिए 20,000 के खर्चे आएंगे। क्या ये 20,000 अभी ऑलरेडी आपके लग गए? नहीं। आप सोच रहे हो कि मेरे को अगले हफ्ते बर्थडे का पार्टी देने के लिए, ट्रीट देने के लिए फ्रेंड्स को मेरे को 20,000 रुपया चाहिए होगा, है ना। यू आर बेसिकली एस्टिमेटिंग योर कॉस्ट। एक छोटा सा बर्थडे ट्रीट देने के लिए भी हम लोग कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं। घर पे कोई वेडिंग हो, कोई फंक्शन हो, कोई गेट टुगेदर हो, हर चीज के लिए लोग बजट बनाते हैं। एक बड़े कंपनी में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूनिट्स बनाते हैं किसी भी कमोडिटी का, डोंट यू थिंक कि वो लोग भी पहले बजट बनाते होंगे या स्ट्रेट अवे माल खरीद के बनाना चालू कर देते हैं? ऐसा लगता है क्या तुमको? ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, माल डाला और बनाना चालू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू एस्टिमेट द कॉस्ट। मेरे को कितना यूनिट बनाना, अगर ध्यान से समझा जाए ना तो ये पूरी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कोई भी चीज जब मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमें कितना क्वांटिटी बनाना है। आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा, आप क्या बनाने वाले हो, उससे कंज्यूमर को क्या यूटिलिटी मिल रही है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, प्राइस कितना रहेगा, दुनिया भर की चीजें एनालाइज करके वो मार्केटिंग की टीम करती है, वो प्रोडक्शन मैनेजर का काम नहीं है। तो सबसे पहले मार्केटिंग की जो टीम होती है वो मार्केट सर्वे करती है, वो देखती है मार्केट में डिमांड कितना है, कितने बनाने हैं मेरे को, कितना क्वांटिटी मेरा बिक जाएगा, क्योंकि अपने मन से रैंडमली कितना भी क्वांटिटी बना देंगे एंड अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट सोल्ड तो पैसा तो लग जाएगा ना कंपनी का। तो बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कमोडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच यूनिट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो मार्केटिंग के बंदे जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी, प्राइसिंग, ये दुनिया भर की जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे थियोरेटिकली, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली की जाती है रियल लाइफ में। और वो एक अलग डिपार्टमेंट, इनका अलग टीम होता है मार्केटिंग का, एनालिटिक्स का, वो सारा अलग डेटा ओरिएंटेड, वो सारा डिसीजन लेते हैं। वो लोग सब कुछ एनालाइज करके वो लोग बताते हैं कि मार्केट में कितना डिमांड है और आपको कितना बनाना चाहिए। तो मान लीजिए आपके जो मार्केटिंग के जो टीम है, जो लोग सारा एनालिसिस कर रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि मार्केट में 50,000 यूनिट का डिमांड है, तो आप 50,000 यूनिट बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ, 50,000 यूनिट बनाओ, मार्केट में आराम से सेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन इतना ही है, 50,000 से ज्यादा बिकेगा नहीं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया कि 50,000 यूनिट मेरे को बनाना है, ठीक है। कहां से आया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने खुद से नहीं सोचा, वो दूसरा टीम काम करके बता रही है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को अब क्या करना है, उसको 50,000 यूनिट बनाना है। 50,000 वो डायरेक्ट बनाना नहीं चालू करेगा, अच्छा मार्केटिंग वाले ने बोला 50,000 यूनिट बनाना, चलो बनाना स्टार्ट कर देते, नहीं नहीं नहीं, वो क्या करेंगे, 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, पहले वो उसका एक एस्टिमेशन करेंगे। मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने लेबर्स इंप्लॉय करने पड़ेंगे, और क्या एक्स्ट्रा खर्चे आ सकते हैं, इनडायरेक्टली मेरे को और फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे आएंगे, और ऑफिस के अंदर या सेलिंग के अंदर क्या क्या खर्चे आएंगे। एक ओवरऑल उनका क्या होगा, एक कैलकुलेशन उनको एस्टिमेट करना पड़ेगा। और एस्टिमेट करने के बाद फिर वो ये भी देखेंगे कि मेरा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आ रहा है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मान लो आ रहा है 20 लाख रुपीस, तो दिस इज योर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट पे तो अपने माल बेचेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। तो अब आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ये तो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी मुझे 20% मार्कअप रखना है,
25% मार्कअप रखना है, मतलब कितना प्रॉफिट मेरे को ऐड करना है, तो वो प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे अपने टोटल कॉस्ट के ऊपर, फिर ये फाइनल ये जो सेलिंग प्राइस है ये डिसाइड होगा। समझ में आया? लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली होता ये है कि सेल पहले से डिसाइडेड होता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है। सेल हम लोग प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते, क्योंकि सेल जो है ये डिपेंड किस पे करता है? सेलिंग प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है? मार्केट के ऊपर। अगर आप अपने मन से कुछ भी सेलिंग प्राइस रख दोगे तो आप मार्केट में फिर हो सकता है डिमांड को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस बहुत ही एक सेंसिटिव फिगर होता है। अगर सेंसिटिव फिगर है, अगर आप इसको अपने मन से बढ़ा दिए, घटा दिए, कुछ भी कर दिए, तो मार्केट में बहुत इंपैक्ट चेंज हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस जो है ये हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर के ऊपर हम लोग देखते हैं, वो मार्केटिंग की टीम होती है, वो लोग बताते हैं कि कितने में माल को बेचना चाहिए, कितने में गुड्स सेल हो सकता है, 100 में बेचना है, 110 में बेचना है, 120 में बेचना है, 150 में बेचना है, ये प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड नहीं करता, ये अलग टीम होती है। तो वो लोग पहले से सेलिंग प्राइस मार्केट को सर्वे करके बताते हैं कि दिस शुड बी द मार्केट सेलिंग प्राइस, ये अप्रोप्रिएट प्राइस है, इतना रहेगा तो माल बेचने में ठीक रहेगा। क्योंकि ज्यादा कम में बेचोगे तो कंपनी का नुकसान है, ज्यादा में बेचोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो दुनिया भर के सेवरल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से डिसाइड हो जाती है। और सेलिंग प्राइस जब डिसाइड हो गया और ये भी डिसाइड हो गया कि 50,000 यूनिट बेचना है, तो ऑलरेडी सेल्स का वैल्यू तो डिसाइड हो गया। सपोज आपने डिसाइड किया यू हैव टू सेल 50,000 यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस आपने डिसाइड कर लिया सपोज 50 रुपीज, तो आपने क्या किया, ध्यान से देखो, 50,000 यूनिट आपको बेचना है और 50 रुपीज करके आपको बेचना है, तो आपका सेल्स तो पहले ही कैलकुलेट हो गया ना। You have already decided that I have to sell 50,000 units at the rate 50 rupees per unit, तो आपका सेल्स जो है वो पहले से डिसाइड हो गया। अब कॉस्ट जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट जो आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, और आपका टोटल सेल कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपको बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा। यानी मान लीजिए आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 18 लाख, 18 लाख रुपए, सब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ मिलाने के बाद आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है वो 18 लाख आ रही है। और आपने देखा कि मेरे को टोटल जो सेल्स करना है, जो सेल्स वैल्यू है, सेल प्रोसीड्स है, वो है 20 लाख। इसका मतलब मेरे को सारा 50,000 यूनिट बनाने में 18 लाख लगेंगे और 50,000 यूनिट बेच के मेरे को 20 लाख मिलेंगे। तो 50,000 यूनिट बनाने में लगेंगे 18 लाख और उसको बेच के मिलेंगे 20 लाख, यानी बीच में मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, 2 लाख। ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। व्हाई इट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? बिकॉज द एंटायर फिगर्स आर एस्टिमेटेड। जितना भी खर्चा हम लोग अभी सोच रहे हैं वो सारा ही एस्टिमेटेड है, तो प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड ही होगा, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले एस्टिमेशन कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, लेबर कॉस्ट कितना होगा, ओवरहेड कितना होगा, सारे एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। और जब टोटल कॉस्ट भी एस्टिमेशन के बेसिस पे निकल रहा है तो प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर तो रियल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट तो फाइनेंस वाले लोग निकालेंगे फाइनल अकाउंट बना के साल के लास्ट में। एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का क्या होगा, दैट विल डिपेंड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शन। बिजनेस में एक्चुअल कितना सेल हो रहा है, कितना माल बिक रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो तो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो तो बाद में पता चलेगा ना, पहले थोड़ी पता चलेगा। तो बाद में जब ट्रांजैक्शंस होंगे, माल बिकेगा, क्या खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा, वो सारे एक्चुअल जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो लोग हैं वो लोग उनको रिकॉर्ड करेंगे और साल के एंड में वो लोग फाइनल अकाउंट बना के एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग अकाउंटेंसी में जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं वहां पर जो हमें प्रॉफिट मिलती है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होती है या एक्चुअल प्रॉफिट होती है? वो एक्चुअल प्रॉफिट होती है, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस आता है लेजर बैलेंस से और लेजर आता है जर्नल के रिकॉर्डिंग से। तो जर्नल में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन होने के बाद तो जर्नल में जो भी जर्नल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन की है। जो भी परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम हो रहे हैं वो सारे हर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नलाइज करते हैं, फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं पोस्टिंग करके, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वहां से फाइनल अकाउंट बनती है। ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है, रियल ट्रांजैक्शंस है, और इसलिए वहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आती है वो सारे एक्चुअल बिजनेस की जो प्रॉफिट होती है। तो बिजनेस की रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट वही फाइनल अकाउंट से मिलती है। समझ में आ रहा है? दैट इज द रियल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वॉट एवर वी कैलकुलेट इन फाइनल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां कॉस्ट शीट में जो हमें प्रॉफिट दिखती है ना,
ये बिजनेस की रियल या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होती, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट होती है। ये हम लोग जस्ट एक अंदाज लगाते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले। ये समझ में आ रहा है? तो क्या डिफरेंस है कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक के प्रॉफिट में? उसको हम लोग फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, हिस्टोरिकल प्रॉफिट होता है, और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने जस्ट एक चार्ट की तरह बनाया समझाने के लिए। अब एग्जैक्टली बनाते कैसे कॉस्ट शीट, ये आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल एग्जाम में दिए जाएंगे, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट चाहिए होगा। तो कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाया जाता है, इसका ये फॉर्मेट है। इसके बेसिस पे ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ऊपर का जो हेडिंग है कॉस्ट शीट वो आप स्किप कर देना, वो चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। आप उसके जगह पे लिख दो फॉर्मेट, जो डार्क ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना, XYZ लिमिटेड, वहां से आपको लिखना है। यहां पर हम लोग जैसे अकाउंट्स में स्टार्ट करते थे इन द बुक्स ऑफ, कॉस्टिंग में वी डोंट हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ, बिकॉज हम लोग यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर मेंटेन नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, पहला नंबर चीज। दूसरा, यहाँ पर कोई डेबिट या क्रेडिट हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, कोई डेबिट क्रेडिट का कोई झंझट नहीं है। समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे दो अमाउंट के कॉलम में ऐसा मत करना जनरल की तरह डेबिट और क्रेडिट ऊपर में लिख देना। तो ये दो अमाउंट के कॉलम में सिर्फ आपको अमाउंट और रुपीस लिखना है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, चलो। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं? यस, हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर ना ऐसा भी लिखा जाता है, यहां पर अभी फिलहाल डॉट 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 कर दो, पीरियड। किस पीरियड का आप कॉस्ट शीट बना रहे हो? जैसे मंथ वाइज बनता है, क्वार्टरली बनता है, ईयरली बनता है, तो जो भी बोला जाएगा आप यहां पर पीरियड बोल के लिख सकते हो। थोड़ा सा फास्ट कॉपी करना है, जल्दी जल्दी। मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहो। जो स्टूडेंट वीडियो मोड पे अटेंड कर रहे हो, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तब तो आप आराम से पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो जब हम लोग कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, एस्टिमेट करनी पड़ती है, वो होती है मटेरियल की कॉस्ट। क्योंकि मटेरियल के बिना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे रॉ मटेरियल कितने के लगेंगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट शीट में, वो है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन होगा, रॉ मटेरियल का कितना खर्चा आएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, RM मैंने लिखा है, इसका फुल फॉर्म रॉ मटेरियल, एड कैरिज ऑन परचेज, यानी आपके पास जो पहले से ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का, उसमें आप ऐड कर दो जो आपने न्यू परचेज किया है। अगर परचेज करने के टाइम पे आपको कोई कैरिज या फ्रेट लगा तो वो भाड़ा भी आप इसमें ऐड कर दो। इसके बाद अगर आपने कोई परचेज रिटर्न किया, आपके जो परचेज रॉ मटेरियल थे उसको आपने वापस कर दिया सप्लायर को, तो वो रिटर्न यहां से लेस कर दो। अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाती है कुछ तो आप उसे भी यहां से माइनस कर दो। और एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो बच गए रॉ मटेरियल जो यूज आपने नहीं किया प्रोडक्शन में, उसको भी आप यहां पर माइनस कर दो। ये प्लस माइनस करने के बाद फाइनल फिगर जो भी आएगा उसको सेकंड कॉलम में आपको ट्रांसफर कर देना है। सेकंड कॉलम में जब आप ट्रांसफर करोगे तो इसी फिगर को बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, ये कौन सा है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
दिस इज बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग, वो सारे फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस जो भी करना है वो बेसिकली कैलकुलेशन का कॉलम होता है, जिसको डिटेल्स कॉलम हम लोग अकाउंट्स में बोलते थे। यहां से सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में फाइनल फिगर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सपेंस हमें लिखना है, कैलकुलेट करना है, वो है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन में दिया रहता है हमेशा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट होगा वो सीधा सेकंड कॉलम में डालेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने के लिए होती नहीं है। इससे हम लोग डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आते हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तीन चीज को मिलाकर जो फाइनल अमाउंट आता है इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या है डायरेक्ट लेबर, और ये क्या है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सभी को मिलाकर ये क्या बन रहा है, प्राइम कॉस्ट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक चीज बताया था, ध्यान से देखना। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट, और इसके अंदर तीन चीजें आती है। डायरेक्ट मटेरियल, मतलब मटेरियल कितने का लग रहा है, इसी को हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बात एक ही है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है, लेबर का कॉस्ट जो है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों ही एक्चुअली में क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखना, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, बिजनेस में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, याद रखना डायरेक्ट कॉस्ट तीन ही होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, तीन ही होते हैं, एक मटेरियल का कॉस्ट, एक लेबर का कॉस्ट और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग बोलोगे सर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं समझ में आ रहा है। मटेरियल कॉस्ट तो समझ में आ रहा है, जितने का मटेरियल लग रहा है। लेबर कॉस्ट भी समझ में आ रहा है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उनका लेबर कॉस्ट, वेजेस, वो समझ में आ रहा है। ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, व्हाट इज दिस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, सबसे पहला तो ये समझो, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। नाम से तो ये समझ में आ रहा है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अदर देन मटेरियल एंड लेबर। यानी मटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई और ऐसा खर्च हम लोग करते हैं, कोई ऐसा कॉस्ट हम लोग इंकर करते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिसके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है नेसेसरी टू बी इंकर्ड, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। यू विल हैव टू इंकर सच काइंड ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल वो सब इसमें नहीं आएगा, नो। इसके अंदर आएगा जैसे कि रॉयल्टी। रॉयल्टी जैसे कि जब हम लोग किसी प्रोडक्शन करते हैं, किसी से दूसरे से पेटेंट लेकर, ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी पेटेंट राइट आपने किसी दूसरे पर्सन से ली है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। कोई इन्वेंटर है, उसने कोई स्पेशल प्रोसेस बनाया, कोई स्पेशल कोई चीज बनाया, आपने पेटेंट लिया और आप क्या कर रहे हो, उसको बना रहे हो। जैसे कि एक मैं तुम्हें बताऊं, पेटेंट का मतलब, रॉयल्टी का मतलब, जैसे लैब में कोई वैक्सीन बनाया किसी साइंटिस्ट ने। जैसे अभी कुछ साल पहले अभी कोविड आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लैब में साइंटिस्ट लोग क्या करते, मेडिकल साइंस में सारे लोग वैक्सीन बना रहे थे। इंडिया में भी वैक्सीन बनी, कई और दूसरे कुछ कंट्री ने भी बनाया। तो साइंटिस्ट जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके, कई तरीके से मेहनत करके, दिमाग लगा के वो एक वैक्सीन बना रहे हैं। तो वैक्सीन जो बना रहा है वो कौन है, वो एक लैब में बनाने वाला एक साइंटिस्ट है। एक अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूशन होती है, रिसर्च बॉडी होती है जो रिसर्च करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करके एक एक वैक्सीन बनाते हैं, कोई भी चीज़ नया बनाते हैं। लेकिन जब फाइनली वैक्सीन बन के तैयार हो जाती है, तो मार्केट में लॉन्च कौन करता है, मैन्युफैक्चर कौन करता है, वो लोग नहीं करते। याद रखना, कोई भी मेडिसिन बनाने वाले कोई और लोग होते हैं, उनको बेचने वाले कोई और लोग होते हैं। जब किसी भी मेडिसिन का फाइनल ट्रायल हो जाता है, मतलब कोई भी मेडिसिन जब फाइनली रिसर्च करके साइंटिस्ट लोग बना देते हैं, उसके बाद उसकी ट्रायल होती है। ट्रायल होने के बाद उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। फाइनली अलग अलग गवर्नमेंट एसोसिएशन बॉडी से अप्रूवल वगैरह मिल जाने के बाद, उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो लोग करते हैं ना, वो लोग रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग साइंटिस्ट लोग होते हैं। तो जितने भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मेहनत करके एक फॉर्मूला बना दिया, एक वैक्सीन बना दिया, वो तो हो गया। लेकिन उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। साइंटिस्ट लोगों के पास इतना
पैसा नहीं होता, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इतना बिजनेस सेंस नहीं होता कि वो क्या करे, मार्केट में बना के लोगों तक पहुंचा दे। क्योंकि जो लोग बनाना जानते हैं वो लोग बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो लोग रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, वो लोग साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो लोग बिजनेसमैन नहीं है। वो लोग चीजों को बना तो सकते हैं, लेकिन उसको बेचना कैसे है, लोगों तक पहुंचाना कैसे, उनको लॉजिस्टिक नहीं समझ में आता, मार्केटिंग नहीं समझ में आता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं समझ में आता। तो इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वो लोग उनसे बोलते हैं कि भाई आप लोग बहुत महान हो, आप लोग बहुत ज्ञानी हो, आप लोग रिसर्चर हो, आप लोग साइंटिस्ट हो, आप लोगों ने अपना मेहनत करके इतने सालों में आपने क्या किया, ये मेडिसिन बनाया, ये वैक्सीन बनाया, आपका काम यही तक का था, अब आप क्या करो, इसका लाइसेंस मुझे दे दो, इसका पेटेंट मुझे दे दो, और मैं आपके बिहाफ में क्या करूंगा, मेडिसिन को बनाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कंपनी चला रहा हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, जैसे डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर लाल पाथ ऐसा करके बहुत सारे है ना, तो सन फार्मा, डी फार्मा ऐसा करके कई सारे कंपनी। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले होते हैं बोलते मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, अपना पूरा लॉजिस्टिक है, लेबर्स है, सब कुछ है, तो आप मेरे को बस खाली ये परमिशन दे दो कि ये जो आपने बनाया है, इस कैसे बनाया, इसका फॉर्मूला क्या, वो आप मुझे दे दो, बना हम लेंगे, बेच हम देंगे, प्रॉफिट हमें जो मिलेगी उसमें से आपको भी हम आपका मेहनत का रिटर्न दे देंगे, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो अगर मान लो कि आप कोई ऐसा, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हो, तो जो आप मेडिसिन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या वो मेडिसिन बनाना कैसे है ये आप ही रिसर्च कर रहे हो? नहीं, वो कोई और कर रहा है। आप उनसे पेटेंट ले रहे हो और फिर उसके बेसिस पे आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसी तरीके से, उसी फॉर्मूला से जैसे उन्होंने बनाया। कोई भी इंसान क्या फ्री में दे देगा अपना फॉर्मूला? नहीं लेगा, आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा उसको। तो ये जो रॉयल्टी आपको पे करना पड़ रहा है उससे फॉर्मूला लेने के लिए, अगर आप उनसे फॉर्मूला नहीं लेते तो क्या आप मैन्युफैक्चर कर पाते? नहीं। यानी कि पेटेंट लेना किसी भी चीज के लिए, उसके बदले में रॉयल्टी देना, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन प्रोसेस। आपके पास मटेरियल रेडी है, मशीन रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेबर रेडी है, सब कुछ है, लेकिन बनाना कैसे है उसका फॉर्मूला ही नहीं है आपके पास। आप बना पाओगे? मटेरियल होके भी, लेबर होके भी, सब कुछ होके भी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास पेटेंट ही नहीं है। तो अगर आप किसी से इस तरह से मान लो पेटेंट लेते हो और आप बनाते हो, आप उसको रॉयल्टी पे करते हो, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट कैसा है? ये मटेरियल और लेबर नहीं है, कुछ अलग डायरेक्ट कॉस्ट है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हम लोग खर्चे करते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता। जैसे मटेरियल के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, वो प्रोडक्शन का इंटीग्रल पार्ट है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, आपको वो लगाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बताया रॉयल्टी, समझ में आ रहा है? ये किस कैटेगरी में आता है? अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। आगे हम लोग प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल अपने को मिल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अपने इस पे बात करके फायदा नहीं है। तो ये तीन चीजों को मिलाकर बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट, और ये प्राइम कॉस्ट जो होता है ये क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद जो भी अदर कॉस्ट आते हैं ना, वो सारे इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में याद रखना तीन ही आइटम होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन ही आइटम होता है, मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसी को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा जो भी होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, यानी कि ओवरहेड होते हैं। तो अब प्राइम कॉस्ट तक कॉपी हो गया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें ओवरहेड्स ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट में देखो हमने तीन चीज लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले लिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। इसके बाद हम लोग इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो सबसे पहला ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। याद रखना यहां पर ना जो वर्क है, ये जो वर्ड है ना वर्क, ये इंडिकेट करता है प्रोडक्शन को। तो वर्क ओवरहेड का मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पर कुछ आइटम्स यहां पर लिख दिया सो दैट आप लोग को समझ में आए कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है। पर यह मत समझना जो मैंने लिखा बस इतना ही आइटम है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ये वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो फैक्ट्री के अंदर होती है, फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। याद रखना प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो फैक्ट्री के अंदर हो रही है वो उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में लगी है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, वो सब यहां पर। सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना,
आप जो सामान बनाते हो उसमें से मान लो कोई चीज ठीक से नहीं बना, गड़बड़ हो गया, तो हम लोग उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो जो स्क्रैप हो जाती है ना, उससे भी कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो अगर स्क्रैप आपने किया कोई सामान और उससे कुछ पैसे मिले तो उसको आप माइनस कर दो, सेल ऑफ स्क्रैप। बता, इसके बाद दो आइटम आपको दिख रहा है, नोट करते चलो, एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसके बाद दो आइटम दिख रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो काम अभी चालू है, जो स्टार्ट हो गया है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी मिडवे है, यानी अभी उसमें और कुछ काम होना बाकी है, कुछ काम हो चुका है, कुछ काम होना बाकी है। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स या इनकम्प्लीट गुड्स। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में से क्या बोला जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू। अगर ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो आप उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग का वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो आप उसको लेस करेंगे। ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को, इसी फॉर्मेट को एज इट इज आपको याद रखना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके एज इट इज आपको एग्जाम में बनाना है। 110% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहां पर हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में ना इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। तो ऊपर जो मैंने प्राइम कॉस्ट के अंदर जो मटेरियल और लेबर लिखाया था या मटेरियल और वेजेस लिखाया था वो था डायरेक्ट। तो याद रखना मटेरियल दो तरीके का होता है। जितने भी स्टूडेंट्स, अभी फिर से मैं एक बार बता दूं, जो वीडियो मोड पे ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट क्लास है इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ता है, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्लास में मे बी राइटिंग थोड़ा कम है, सुनने का काम थोड़ा ज्यादा है, आपको नींद आ सकती है, आप अपने होम कंफर्ट पे देख रहे हो। प्लीज पे योर फुल अटेंशन। ये जो फर्स्ट क्लास होती है इसी में बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग ध्यान पूरा दे रहे हैं, फेस टू फेस में भी और वीडियो में भी। मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली अपने को लग रहा है। जैसे कि मान लो कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन को बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि प्लास्टिक की बॉडी है तो प्लास्टिक लगा होगा। इसके अलावा मान लो यहाँ पर एक रिफिल है, रिफिल के अंदर इंक है तो वो इंक लगा होगा। यहाँ पर ये जो निप है, इस निप में मेटल का कुछ एक बना हुआ है तो वो मेटल का निप लगा होगा। तो ये जो भी चीजें इस पेन को बनाने के लिए, जितनी भी चीजें मेरे को दिख रही है, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्टिवली लगते हैं, विच इज इजिली आइडेंटिफाइबल। इस प्रोडक्ट को देखकर आप यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, प्लास्टिक लगा है, इंक लगा है, मेटल लगा है, ये सारी चीजें। तो किसी भी, जैसे एक कॉपी है, एक नोटबुक है, उसमें क्या लगेगा, उसमें कवर के लिए एक हार्डबोर्ड लगा है, पेजेस लगे हैं, इंक लगा है प्रिंटिंग के लिए। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हम लोग किसी भी प्रोडक्ट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए वो सारे मटेरियल्स जो डायरेक्टली लग रहे हैं, जो विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन बहुत सारे ऐसे अदर मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते तो हैं, पर वो आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल फॉर्म में नहीं है। जैसे मान लो प्रोडक्शन के दौरान मशीन चल रही है, मशीन जब चलती है ना तो कभी कभी हीट की वजह से स्मूथनेस नहीं रहती है, तो वो स्मूथली मशीन चले, मशीन रन करे, उसके लिए हम लोग उसमें ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस डालते हैं या लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, है ना। गाड़ी भी जब चलती है तो उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है ताकि इंजन ठीक से काम करे। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ग्रीस, ये सारी जो चीजें हैं ये भी तो एक मटेरियल है ना, प्रोडक्शन के दौरान लग रही है। लेकिन क्या ये ग्रीस, मोबिल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ये सारी जो चीजें होती है, ये क्या आपको प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है? यू कैन आइडेंटिफाई नहीं। तो प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, पर वो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, ये सब। इसी तरह से इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब वो वर्कर को आप वेजेस दे रहे हो जो प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, यानी कि जो वर्कर्स, जो लेबरर्स प्रोडक्ट को एक्टिवली बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको जो आप वेजेस देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस, और उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर्स। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्री के अंदर ऐसे भी वर्कर्स होते हैं, ऐसे भी लेबर्स होते हैं जो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लो गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब जाओगे तो देखोगे वहां बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं ना, जो जिसको हम लोग लोकल लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं मुटिया।
वो लोग क्या करते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, या फिर वो लोग अपना कोई सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लोड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये सब काम करते हैं, है ना। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लोडिंग अनलोडिंग करना, फिनिश गुड्स जो है उसको उठा के फैक्ट्री से वेयर हाउस में डालना, ये सारा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग चीजों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सारा लेबर जो है वो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगा, बहुत सारे ऐसे भी लेबर्स होते हैं जो अदर एक्टिविटीज में लगे। उन अदर वर्कर को जो हम लोग पेमेंट करते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। तो ध्यान ये रखना है, जो मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहा है वो है डायरेक्ट मटेरियल, वो प्राइम कॉस्ट में जाएगा। उसके अलावा कोई अदर मटेरियल लग रहा है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इसी तरीके से जो वर्कर्स प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनको जो वेजेस दे रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। लेकिन जो अदर वर्कर्स है उनको जो वेजेस दे रहे हैं, जो अदर एक्टिविटीज में लगे हैं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे, कुछ और काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको इनडायरेक्ट वेजेस बोलेंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। ये सबको जब हम लोग टोटल करते हैं ना, तो फाइनल कॉस्ट जो हमें मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। मैं फिर से बता दूं, फैक्ट्री को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वर्क से। वर्क का मतलब क्या होता है कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में? WORK। वर्क का मतलब होता है प्रोडक्शन या फैक्ट्री, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी लिख सकते हैं। मैंने स्लैश दे के लिखा, मतलब आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। इधर यू कैन राइट फैक्ट्री कॉस्ट और यू कैन राइट वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री के अलावा और भी खर्चे होते हैं। और क्या खर्चे होते हैं? ऑफिस के अंदर कई तरह के खर्चे होते हैं। बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कई तरह के खर्चे होते हैं। इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेम फॉर्मेट को आप एक्सटेंड करो, काफी लंबा फॉर्मेट है, ठीक है। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो भी खर्चे आएंगे, नाम से समझ में आ रहा है वो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि ऑफिस के स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, ऑफिस के अंदर स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, ऑफिस के फर्नीचर है उनका डिप्रिसिएशन हो रहा है, ऑफिस में अगर कोई मैनेजर है तो उन्हें सैलरी या कमीशन अगर आप देते हो, किसी तरह का रेम्यूनरेशन देते हो, डायरेक्टर है तो उनका कोई रेम्यूनरेशन है, ऑडिटर्स आ रहे हैं तो ऑडिटर की जो फीस होती है, ये जितने भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फिर से मैं बता दूं, यहां पर मैंने जो आइटम्स लिखा, जरूरी नहीं है कि यही सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। मैंने कुछ सैंपल आइटम्स यहां पर मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दिया हुआ। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपको दिया गया है। ये सारे जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, आपको सबसे पहले इसे किधर लिखना है? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद टोटल करके सेकंड कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, और ऊपर जो हमने वर्क कॉस्ट कैलकुलेट किया था उस वर्क कॉस्ट के साथ इसे टोटल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, तीन चीजों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पूरा नाम याद रखना, इसमें भूलने की कोई चीज नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं ये भी बता दूं, इस चैप्टर से कंपलसरी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आपके सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉब्लम में फिनिश गुड्स की स्टॉक दी हुई है तो आप उसके ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को लेस करोगे। यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करना है। इसके जो फिगर्स होंगे वो प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, तो आपको वो ऐड लेस कर देना है। ऐड लेस करने के बाद आपको फिर से एक अमाउंट मिल जाएगा। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब होता है जिस गुड्स को आपने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद हम लोग फाइनली इसमें एक और लास्ट कैटेगरी ऑफ ओवरहेड ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये सेल्स
और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। देखो प्रोडक्ट बना तो लिया हमने, लेकिन वो अपने आप तो बिकेगा नहीं। प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी प्रमोशंस करनी होगी, कंज्यूमर को अवेयर करना होगा। लोगों को पता कैसे चलेगा हमने क्या बनाया है? तो लोगों को बताने के लिए, मार्केट में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कंज्यूमर्स को सामान के बारे में, हमारे कमोडिटी के बारे में बताने के लिए हमें कई तरह के एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशंस एक्टिविटीज करनी पड़ती है। इसमें खर्चे आते हैं, प्लस हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर को वो मार्केट में अवेलेबल हो। तो कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने के लिए अलग अलग लोकेशंस में चैनलाइज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इस हेडिंग में आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? आपने किसी सेल्समैन को रखा, उसको आप कमीशन दे रहे हो, सेल्समैन की कमीशन इस ओवरहेड का पार्ट है। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन वगैरह कर रहे हो उसकी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ट्रक आपके इधर एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचा रहे हैं, समझ में आ रहा है? लॉजिस्टिक का एक्सपेंसेस जो होता है, कैरिज आउटवर्ड, अगेन माल को किसी डेस्टिनेशन पे भेजने का, आप अपने माल को किसी ब्रांच में, किसी वेयरहाउस में ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए जो कैरिज आउटवर्ड लग रहा है। वेयरहाउस में आप रख रहे हो सकता है वेयरहाउस का भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, या फिर वेयरहाउस का रेंट है। ये सारे वेयरहाउस के जो भी खर्चे होते हैं ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड जो है, कहीं ना कहीं जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा बैड डेट हो जाता है, तो वो बैड डेट भी कहीं ना कहीं हम लोग सेलिंग का ही पार्ट मानते हैं, बिकॉज हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उसके वजह से बैड डेट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड ये जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एक एलिमेंट है। कुछ ऑथर मानते हैं कि डिस्काउंट अलाउड को हमें नहीं लेना चाहिए कॉस्ट शीट में, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल आइटम है, लेकिन कुछ ऑथर है जो लेते भी है। तो आप इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, जो भी करो आप एक फुटनोट दे देना, ठीक है? फिलहाल मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में ले लिया है। बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप ज्यादा सेल करना चाहते हो। अगर आप ज्यादा सेल करना चाह रहे हो उसके लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका सेलिंग कॉस्ट मान लिया जाता है। तो ये डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब जितने भी आइटम्स है सबको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर आपको टोटल करके सेकंड कॉलम में ट्रांसफर करना है। फाइनली ये सब टोटल करने के बाद आपको जो कॉस्ट मिलेगा इसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसी टोटल कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। इसी टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो फाइनली हमें मिल जाती है सेल्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सेल्स जो होती है ना ये पहले से डिटरमाइंड होती है। हाउ मेनी यूनिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सेल, इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, एंड एट व्हाट प्राइस इट इज विलिंग टू सेल, इट इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड। तो कितना यूनिट बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये एक अलग डिपार्टमेंट का काम होता है। वो मार्केट सर्वे करते हैं, कितना यूनिट का डिमांड है वो डिसाइड करते हैं, कितना मार्केट प्राइस चलेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन याद आ रहा है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो हाउ मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड, वो प्रोडक्शन का काम नहीं है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं है, कॉस्ट मैनेजर का काम नहीं है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन अलग टीम करती है, डिमांड एनालिसिस अलग टीम करती है। ये जो सेल्स का जो अमाउंट होता है वो बना बनाया हमें मिलता है। तो कितना यूनिट सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इतना यूनिट सेल करना है, इतना प्राइस पे सेल करना है। तो सेल्स का जो फिगर रहेगा ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस। आपको कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करना है कॉस्ट? 1 by 1 इस टेबल से, इस कॉस्ट शीट से। पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट। सेल्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस में क्या आ जाएगा बोलो? प्रॉफिट। अगर सेल्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है, दिया हुआ है, और कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कॉस्ट और सेल्स के डिफरेंस को ही तो प्रॉफिट बोलेंगे। तो अगर मान लो हम लोग टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं 18 लाख, 18 लाख, और हमें ऑलरेडी बताया गया है कि 20 लाख का हमें सेल करना है, ये फिगर दिया हुआ है। तो इफ सेल्स फिगर इज गिवन 20 lakhs and you calculate total cost 18 lakhs, then what will be the estimated profit? The difference, that is 2 lakhs.
तो यहां पर हम लोग जो ऐड प्रॉफिट कर रहे हैं ना, बेसिकली प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा, प्रॉफिट हमें नॉर्मली बैलेंसिंग करके डिफरेंस के हेल्प से निकालना पड़ता है। एंड दिस इज योर एंटायर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये पूरा बड़ा सा फॉर्मेट जो है इसी को कॉस्ट शीट बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के जितने भी कॉस्ट है सबको एक जगह पे लिखते हैं और फाइनली टोटल कॉस्ट निकालते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एक बड़ा मार्क्स का आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा, हर टर्म में हर एग्जाम में आता है। आप इस फॉर्मेट को अगर याद रखते हो तो इससे आपका 50-60% काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे जो आते हैं इस फॉर्मेट के अंदर जो है उसी में फिट हो जाते हैं, इसी से आपका काम बन जाता है। हाँ, आगे जाकर हम लोग कॉम्प्लेक्स लेवल का जब प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वो कैसे डील करना है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि इस चैप्टर का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, हर एक प्रॉब्लम को इसी के बेसिस पे बनाएंगे। तो आज मैंने जो ये फॉर्मेट आपको लिखवाया है, इसके अंदर के जो भी आइटम्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। आपका काम क्या है, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप एक बार गो थ्रू करके देख लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, स्ट्रेट अवे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मेट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट शीट का बेसिक इंट्रोडक्शन। घर के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा चैप्टर नोट्स है इसमें से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ये आपको खुद से ट्राई करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 आप लोग बोलोगे सर अभी तो आपने कुछ सिखाया भी नहीं, पहले ही आप होमवर्क दे रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 1 इज वेरी सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्लासीफाई कि वो कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। आपको इन सारे खर्चों को बताना है, इसमें से कौन से सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, नीचे देखो बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, किस किस तरह के क्या क्या एक्सपेंसेस है आपको बस बताना है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना, गलत सही जो भी बने, जैसा भी आप कर पाओ वो आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में फटाफट से 5 मिनट लगेगा इसको समझाने में, समझा देंगे, फिर आगे का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।